तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइज आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा डिस्कशन होने वाला है वो न्यू चैप्टर को लेके होने वाला है। 3 शब्द दिखने में सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ में अंतर देखने को मिलेगा। 3 शब्द कौन से हैं? नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, नेशन राष्ट्र, और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। ये 3 शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, इन तीनों की परिभाषा को हम लोग अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ है। तो समरी देखते हुए हम लोग स्टोरी स्टाइल को कवर करेंगे और बाद में लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड हमारे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। इन द प्रेजेंट ऐसे आपके सामने जो ऐसे उपस्थित है, यानी कि ये जो निबंध है, इस निबंध के अंदर जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। असर्ट्स बताता है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी, कि भाई हमारे लिए जो नेशनल यूनिटी है यानी कि राष्ट्रीय एकता है, उसे बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। टू रेजिस्ट फॉरेन रूल, ताकि हम रेसिस्ट कर सकें, विरोध कर सकें। किसका विरोध कर सकें? तो हम लोग यहां विरोध करने की बात कर रहे हैं फॉरेन रूल का, यानी विदेशी शासन जो है उसको अपोज करने के लिए। तो बेसिकली यहां पर हम टाइम पीरियड कौन सा देखने वाले हैं? जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस तरीके से अगर हम राष्ट्रीय एकता का महत्व समझते हैं तो हम बहुत ही आसानी से विदेशी जो शासन है उसका विरोध कर सकते हैं, उसे अपोज कर सकते हैं। ही होल्ड्स द वेरी टर्म नेशनल यूनिटी एज अ misnomer as all elements of the nation were not interested in the freedom struggle। तो यहां पर ये बहुत ही वेरी टर्म जो है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो टर्म है, किस चीज की? नेशनल यूनिटी की, यानी कि राष्ट्रीय एकता को वे समेट के रखते हैं, जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स, सारे ही तत्व हमें देखने को मिल जाएंगे ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के सारे तत्व, सारे भाग हमें देखने को यहां मिल जाएंगे। वर नॉट इंटरेस्टेड, जो कि इंटरेस्टेड नहीं थे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किसी भी तरह से रुचि नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार, ओनली द मासेस, मासेस का मतलब जो बड़े पैमाने पर भीड़ होती है, हैड एनी रियल इंटरेस्ट इन द एंटी इंपेरियलिस्टिक स्ट्रगल। ठीक है, इसको कहते हैं साम्राज्यवाद, एंटी साम्राज्यवाद, यानी कि साम्राज्यवाद से विमुख या विपरीत जो विचारधारा है, उसमें जो मासेस यानी भीड़ वाले लोग थे, उनका कोई वास्तविक रुचि नहीं थी इस इंपेरियलिस्टिक, एंटी इंपेरियलिस्टिक स्ट्रगल में। एंड देयरफॉर, इसीलिए द नीड ऑफ द आवर was to organize the masses to rise against the forces of imperialism। इसीलिए जो उस समय की नीड ऑफ द आर किसे कहते हैं? उस समय की जो आवश्यकता थी, वो आवश्यकता महसूस होती है कि हम ऑर्गेनाइज करें, व्यवस्थित करें हमारे मासेस को। यानी भारत में जो भीड़ तंत्र जो चल रहा है, भीड़ में जो लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें सुन के, अलग अलग तरह के विचारधारा से लोग जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे हैं। लेकिन जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, उससे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। मासेस टू राइज अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इंपेरियलिज्म, लोगों को इकट्ठा करके खड़ा किया जा सके। किसके विरुद्ध खड़ा किया जा सके? साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा किया जा सके। ठीक है, तो अब यहां पर इस पूरी बात को हम थोड़ा सा सरल भाषा में समझ लेते हैं। एक ओवरव्यू है, लेकिन यहां पर बात यह समझने की है, हर व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा है उसका अपना ही उद्देश्य है। गरीब किसान को यह कहकर जोड़ लिया गया, जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तुम हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को यह कह करके जोड़ लिया गया, अरे भैया ये तो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं अंग्रेज, जिनके यहां तुम नौकरी कर रहे हो, तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम तुम्हें और अच्छी नौकरी देंगे। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की स्वतंत्रता का प्रलोभन दे करके स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ लिया गया।
किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि वास्तविकता में ये लड़ाई जो है ये अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद चला आ रहा है उस साम्राज्यवाद के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य जो है वो ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़कर फेंकना है और स्वशासन की स्थापना करना हमारा मूल उद्देश्य है। इस विचार से राष्ट्रवाद के या राष्ट्रीयता के विचार से ज्यादा लोगों को जोड़ा नहीं जा पा रहा था। तो लोगों को राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, राष्ट्र, राष्ट्रीय एकता, इन चीजों में कोई रुचि ही नहीं थी। और जो हमारी लड़ाई थी, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो ज्यादातर जगह क्षेत्रीय होकर रह गया, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विचारधारा से इस युद्ध को, इस स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा जा रहा था। तो यहीं पर जो हमारे लेखक हैं वो ध्यान को आकर्षित करते हैं। चलिए, तो हम लोग समरी के हिसाब से एक बार पूरे चैप्टर को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में मिलने क्या वाला है। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में 1857 इज रिटन इन रेड लेटर्स, यानी कि लाल अक्षरों से, जिसको आप कह सकते हो रक्त रंजित अक्षरों से लिखा गया है 1857। मुझे बड़ा दुख होता है जब भी मैं किसी लेखक की किताब में 1857 की क्रांति को जब मैं सिपाही विद्रोह के नाम से लिखा हुआ पढ़ता हूं, क्योंकि उस समय में उस घटना को इसी तरह से बताया गया था कि भैया ये कोई क्रांति नहीं है, ये एक सिपाही विद्रोह है। मंगल पांडे जी जो हैं उनके नेतृत्व के अंदर कुछ सिपाहियों ने जो सेना है उसका विरोध कर दिया था और उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, बस इतना ही था, कोई क्रांति व्रांति नहीं थी। ये बड़ा मतलब दुखद है, मतलब ये चीज, ये शब्द जो है ना सिपाही विद्रोह, ये मतलब आप, हम लोग जो, आप, हम, अपन सब जो भारत के रहने वाले हैं, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी वो, और उसे केवल सिपाही विद्रोह कह देना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है किसी ने चूटिया भर दिया हो है ना। तो सिपाही विद्रोह नहीं था वो, क्या था, रिवॉल्यूशन था, पूरा का पूरा एक क्रांति थी। 1857 की जो घटना है उसे लाल अक्षरों में लिखा गया, यानी रक्त रंजित है वो पूरा इतिहास। इन 1857 सिपाही म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह जो है वॉज बिगन बाय मंगल पांडे, उसे शुरू किया गया मंगल पांडे के द्वारा। इन 1885 और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेट अप। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे आईएनसी कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। वो भी एक अंग्रेज के द्वारा ही स्थापना की गई थी भारत में। द गोल बिहाइंड दीज टू इवेंट्स वॉज टू स्टार्ट इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और जो गोल था, जो लक्ष्य था इन दो घटनाओं के पीछे, वो ये था कि स्टार्ट किया जा सके, शुरू किया जा सके भारतीय संघर्ष को स्वतंत्रता के लिए, एंड टू गिव इट मोमेंटम, और इसे गति दी जा सके। क्या दी जा सके? इसे अच्छी गति दी जा सके। म्यूटिनी किसे कहा जाता है? विद्रोह को कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा गया इसे, है ना। और कौन सा वर्ड है यहां पर? गोल बिहाइंड द सेटअप द इवेंट्स स्टार्ट इंडिया स्ट्रगल। स्ट्रगल्स का मतलब हो गया भारत में एक संघर्ष प्रारंभ हो सके स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष स्टार्ट हो सके और इस स्वतंत्रता संग्राम को, स्वतंत्रता संघर्ष को एक गति दी जा सके। 1857 सॉ एन आर्म्ड स्ट्रगल। आर्म्ड स्ट्रगल का मतलब है ये जो क्रांति हुई थी ये सशस्त्र क्रांति थी। कैसी थी? सशस्त्र क्रांति थी। इसका मतलब मंगल पांडे और उनके साथी कोई आमरण अनशन करने नहीं बैठ रहे थे। उनका ये नहीं था कि भाई हम आमरण अनशन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, एक गाल पे कोई चाटा मार दे तो दूसरे गाल आगे कर देंगे। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य सीधा सीधा यह था, गोली मारेंगे पहले, बाद में बात करेंगे। मतलब रियल यूपी वाला टोन है कि भाई पहले गोली मारेंगे फिर मन किया तो बतिया लेंगे थोड़ा सा उससे, नहीं तो पहले तो गोली ही मारना है भाई। तो मंगल पांडे और उनके साथी जो है वो आर्मी वाले लोग थे, यानी कि वो पहले ही ब्रिटिश आर्मी के का हिस्सा थे। तो आर्मी वाले लोग कहां पर ये सब बातचीत में कहां ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब आज की भी अगर सेना की बात करेंगे तो अब भारतीय सेना जो है वो पहले जैसी भारतीय सेना नहीं रही। उसका वही मामला है जो मंगल पांडे की सेना का था कि भाई पहले गोली मारो फिर बात कर लेंगे अगर मूड हुआ तो यहीं पर ये सशस्त्र एक स्ट्रगल था, सशस्त्र संघर्ष था, आंदोलन भी आप इसे कह सकते हैं, सशस्त्र संघर्ष था फॉर सोवरेन पावर, यानी कि
अपने आप के पास पूरी शक्ति को लाने के लिए भारतीयों के पास। 1885 सॉ एन एक्ट ऑफ हम्बल पेटिशनिंग, और 1885 ने एक एक्ट देखा। 1885 का जो समय था जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उसमें क्या था कि भाई हम्बल पेटिशनिंग थी, यानी कि आप विनम्रता पूर्वक अपनी बात को निवेदन के तौर पर अंग्रेज सरकार के सामने रखेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैन बी सेड टू बी द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज डिमांड्स। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्टैब्लिशमेंट हुई, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी, उस स्थापना के अंदर क्या था, वो किस लिए हुई थी, ताकि हम स्टार्ट कर सके, द स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मुलेशन, हम निर्माण कर सके और निर्माण करने की शुरुआत कर सके इंडियाज डिमांड, कि इंडिया या भारत के जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है, उनकी क्या मांग है ना। क्या मांग थी उस समय, तो उस समय पे स्वराज की ही मांग थी। मेन जो सबसे बड़ी मांग रही है वो स्वराज की ही रही है, कि भाई हमारे ऊपर अंग्रेज अधिकारी शासन ना करे, भारत पर भारतीय लोग ही शासन करें। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मींस डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। राष्ट्रवाद का अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ है। जैसे कि अंग्रेजों के समय का राष्ट्रवाद यह था कि हमें अंग्रेजों के समय जो राष्ट्रवाद था वो कुछ ऐसा राष्ट्रवाद था हमारा कि भाई हम सबको मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, यानी कि जो शासक है, जो रूलर है, उसके खिलाफ लड़ना है। स्वतंत्रता मिल गई। अब भी अगर आप उसी राष्ट्रवाद पर चलते रहेंगे कि नहीं नहीं, जो शासन में होगा, जो शासक होगा, हमें तो उसके खिलाफ ही लड़ना है। अभी शासन में कौन है, तो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, हमें बस उनके खिलाफ लड़ना है। उनको हटा दिया, कांग्रेस को बिठा दिया, अब क्या करना है, बस वही करना है जो शासक है उसके खिलाफ लड़ना है। तो भैया राष्ट्रवाद हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता। अलग अलग समय पर राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग अलग होती है। राष्ट्रवाद की परिभाषा में परिवर्तन आता है। तो क्या राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म मींस डिफरेंट थिंग्स। राष्ट्रवाद का अलग अलग अर्थ होता है एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर। इन 1857, 1857 में फेडरल चीफ्स वर द नेशनलिस्ट। फेडरल चीफ जो थे, जिनको हम सामंत कहते हैं, सामंत लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी थे। इन 1885 और 1885 की अगर हम बात करें, तब 72 persons from the middle classes including retired government servants became ready to carry on India's struggle for independence। और अगर हम 1885 की बात करें तो 72 यानी 72 ऐसे लोग थे जो मिडिल क्लासेस से आते थे, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग वाले परिवार के लोग थे, इंक्लूडेड, जिसमें सम्मिलित थे रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर हो चुके हैं वो भी थे। बिकेम रेडी, वो तैयार हो गए कि इंडिया का जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस का उसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये 72 लोग कौन थे, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस स्थापना में सबसे पहले जो 72 सदस्य थे उनकी बात हो रही है। तो 72 सदस्यों ने मिलकर के ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया का, इसे आगे बढ़ाने का विचार किया। एट द सेम टाइम, उसी समय, दे डिड नॉट स्टैंड फॉर ऑल द क्लासेस विद इन इट, यानी कि वे सभी वर्ग के लोगों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, खड़े नहीं हो रहे थे जो कांग्रेस में आती थी। इट वुड हैव बीन कॉमिक फॉर द पीसेंट्स, ये एक मजाकिया बात हो गई थी पीसेंट्स के लिए, किसानों के लिए। इन 1885, 1885 में, टू हैव यूनाइटेड विथ द बबूज in demanding seats in the committee and more jobs for the English educated। तो ये एक बहुत ही मजाकिया बात हो गई थी कि वे डिमांड करने लगे 1885 में सीट्स के लिए, कि भाई जो किसान लोग हैं उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिले, उन्हें भी सीट मिले इस आईएनसी के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। साथ ही साथ जो अंग्रेजी शिक्षा के पढ़े हुए लोग थे, है ना, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग थे, उनमें भी डिमांड शुरू हो गई कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स हमें मिले। मैंने क्या कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर आप समस्या की तरह देखो तो ये एक समस्या सबसे बड़ी रही। वो क्या समस्या बड़ी रही, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अलग अलग लोगों को अलग अलग बात कह करके स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया कि सब आ जाओ स्वतंत्रता। ओ क्या कर रहे हो, स्वतंत्रता। अरे स्वतंत्रता संग्राम तो ठीक है,
हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। क्या करता है तू, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, इंग्लिश कॉलेज से पढ़ा हुआ हूं, अंग्रेजी आती ना अच्छी कैसी, आजा आजा तेरे को नौकरी देंगे, चल 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 कोई बात नहीं। किसान ने बताया मेरा क्या काम है, मैं क्या करूंगा स्वतंत्र, अरे तू भी चल, तेरा लगान माफ करवा देंगे, तेरा टैक्स माफ करवा देंगे, तू भी चल। तो हर व्यक्ति को सम्मिलित किया जा रहा था। तो जब तक किसी एक आइडिया के लिए, जब तक किसी आप एक विचार के लिए नहीं लड़ रहे हो, तब तक आप में यूनिटी नहीं होगी, तब तक आप में एकता नहीं होगी। अलग अलग लोगों को जिनको आपने सम्मिलित किया है, अलग अलग लोगों को उनकी डिमांड वाली चीजें देकर के आपको उन्हें संतुष्ट करना होगा और अपने साथ जोड़े रखना होगा। ये एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी उस समय की, है ना। स्टार्टिंग जब हुई थी हमारे 1885 के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है क्या। चलिए, दस इस प्रकार वी सी दैट अ नेशन डज नॉट इन रियलिटी मीन द होल नेशन। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेशन या राष्ट्र का मतलब वास्तविकता में राष्ट्र था ही नहीं, या राष्ट्र का मतलब वास्तविकता में पूर्ण राष्ट्र नहीं था, है ना। वास्तविकता में राष्ट्र का मतलब पूर्ण राष्ट्र था ही नहीं। आज भी मैं बड़ा मतलब विवादास्पद बयान देने जा रहा हूं। मेरी बात को प्लीज, है ना, मेरी बात को बस समझना, मेरी बात को आउट ऑफ प्रपोर्शन ले जाके मेरे पे केस मत कर देना, ठीक है। एक छोटी सी बात हम समझते हैं कि जब हमारी संसद के अंदर हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में क्या होता है कि जो 2/3 मतों से जीत गया उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। टोटल 100 वोट हैं, 100 में से किसी एक पार्टी को 66 वोट मिल गए और वो पार्टी 2/3 बहुमत से जीत गई, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपसे और मेरे से छुपी हुई नहीं है ये बात, ये सिंपल है। बाकी मनीष सर ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई होगी ये बात पिछले साल कि भाई क्या है हमारी संसदीय प्रणाली, कैसे संसदीय प्रणाली में सारा काम होता है। ही इज द मास्टर ऑफ दैट थिंग, है ना। मतलब वो उस चीज में क्या कहूं मैं, महान है, अपरंपार है, उनके जैसा कोई नहीं है। उतना बेहतर मुझसे मत समझना कि भाई मैं उनसे बेहतर समझा पाऊंगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी बात रखने की। 100 में से किसी एक पार्टी ने 66% वोट जीत लिए, अब वो पॉलिसी मेकर हो गए, अब वे पॉलिसी मेकर हो गए, अब वो पॉलिसी बनाएंगे पूरे भारत की। मेरा सवाल केवल इतना है कि उन 44% लोगों का क्या, जिन्होंने किसी XYZ पार्टी को वोट दिया और वो पार्टी हार गई, क्या ये 44% लोग भारत का हिस्सा है कि नहीं है? क्या ये 44% लोग भारत का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, या केवल इन 66% लोगों के हिसाब से ही पॉलिसी बनेगी जिनकी वजह से कोई XYZ पार्टी जीती है और वो पावर में है? सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी क्या कहा गया, नेशन डज नॉट इन रियलिटी मीन द होल नेशन। राष्ट्र का मतलब पूर्ण राष्ट्र नहीं है। तो वो चीज तो आज भी है भाई, राष्ट्र का मतलब पूर्ण राष्ट्र तो तब होगा जब इन 100 लोगों के हिसाब से काम होता, ना कि केवल उन 66% लोगों के हिसाब से काम हो जिनकी वजह से कोई पार्टी सत्ता में आई है, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझ गए, बात समझ गए। तो जब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि नेशन का मतलब पूर्ण नेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? अच्छा 34 रहेगा, सॉरी नहीं यार 44 ही तो रहेगा, अच्छा 34 रहेगा, ठीक है, सॉरी अपनी मैथ्स भी खराब है इसके साथ साथ। 34%, तो क्या है 34% भारत का हिस्सा नहीं है क्या? 1/3 किसी देश का, 1/3 हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा नहीं है, ठीक है। नॉर डज नेशनलिज्म कंप्राइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द क्लासेस विद इन इट, और ना ही नेशनलिज्म जो है कंप्राइज यानी सम्मिलित करता है ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे उद्देश्यों को जो सभी वर्गों के उद्देश्य होते हैं, ऑल द क्लासेस यानी कि सभी या समस्त सभी वर्गों के जो उद्देश्य हैं उनको साथ में सम्मिलित नहीं करता है विद इन इट, अपने आप में। डिफरेंट क्लासेस क्रिएट द नेशन, अलग अलग वर्ग के लोग मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, गिव एक्सप्रेशन टू नेशनलिज्म, और वही सब मिलकर के एक अभिव्यक्ति देते हैं किसकी? राष्ट्रवाद की, एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर। वॉट क्लास वुड प्ले दिस रोल एट अ गिवन टाइम डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द हिस्ट्री।
कौन सी क्लास या कौन सा वर्ग जो है वुड प्ले दिस रोल, इस भूमिका को कौन सा वर्ग निभाएगा एट अ गिवन टाइम, उस समय पर, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? कि जब हमारे यहां पर मुस्लिम वर्ग नहीं था तो ये एक राजपूत वर्ग था, है ना, क्षत्रिय वर्ग, राजपूत वर्ग था, वही सारे निर्णय लेता था राजा के तौर पर। फिर क्या हुआ? मुगल आए, वो राजा बने, तो अब वर्ग चेंज हो गया। अब जिस क्षेत्र में, जिस एरिया पर मुस्लिम मुगलों का राज है, वहां पर मुगल लोग जो है वो सारा का सारा शासन करेंगे। वर्ग चेंज हो गया ना, पहले राजपूत कर रहे थे, फिर मुगल करने लगे। फिर कुछ इलाकों पर शासन हुआ सिख शासकों का, है ना, तो फिर सिख राजा बन गए, अब फिर से वर्ग चेंज हो गया। तो भाई जिस समय की आप बात करोगे उसका इतिहास क्या रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि किसी भी स्थान पर किस वर्ग का व्यक्ति शासन कर रहा होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? सर्कमस्टांसेस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और समाज की संरचना कैसी है उस पर निर्भर करेगा। द इंडियन नेशन इज मेड अप ऑफ प्रिंसेस, यानी कि भारतीय राष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये प्रिंसेस यानी कि राजकुमारों से बना है, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों से बना है, बैंकर्स जो बैंक ओन करते हैं उनसे बना है, मर्चेंट्स व्यापारियों से बना है, पीसेंट्स किसानों से बना है, लेबरर्स मजदूरों से बना है, इत्यादि। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल दीज कैटेगरीज। लेकिन अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो हर वर्ग के लिए राष्ट्रवाद का एक अर्थ नहीं हो सकता, एकल अर्थ नहीं बना सकते कि अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए राष्ट्रवाद जो है वो एक ही चीज हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए राष्ट्रवाद का अलग अलग अर्थ है। सभी लोगों के लिए एक जैसा अर्थ कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है क्या? सर जी, जो सरकार बनाता है वह पहचानता नहीं है कि किसने किसको वोट दिया है। अनूप यादव, मैं आपको कहूंगा आप बहुत भोले हो। आप या तो राजनीति, भारतीय राजनीति को या तो आप बहुत करीब से नहीं देखते हो, या आप शायद अभी उसे इतना समझते नहीं हो। शायद थोड़ा सा आप जब 10-15 साल और आपकी उम्र हो जाएगी तो थोड़ी परिपक्वता आएगी, आप समझने लगोगे। हर व्यक्ति जो अपने यहां से खड़ा होता है उसको पता है कि किस इलाके के लोगों ने कितने वोट मुझे दिए, और वो अपने इलाकों में, जिन इलाकों में वो काम करते हैं, वो जानते हैं कि कौन से वर्ग के, कौन से समुदाय के और कौन से इलाके के लोग उन्हें वोट देते हैं, कौन से वर्ग, कौन से समुदाय, कौन से इलाके के लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं। हर व्यक्ति को यह बात कंफर्मली पता होती है जो इलेक्शन लड़ रहा होता है। खास करके पार्लियामेंट्री इलेक्शन की अगर आप बात करोगे, एमपी की अगर आप बात करोगे, उसे एक एक वोट की गिनती होती है। इस इलाके से इतने लोग, इस जाति के, इस वर्ग के, इस धर्म के लोग मुझे वोट करेंगे, और इस जाति, इस वर्ग, इस धर्म के, इस आयु के लोग मुझे वोट नहीं करेंगे। उसके पास सारी गिनती होती है। ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं है? प्लीज एक बार बताओ, बताइए। मुझे भी अयोध्या आना है, राम टेम्पल। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल सभी जाइए राम जी के मंदिर। मुझे लगता है तुम्हारा पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा, तो आगे पीछे भगवान ही तुम्हारा सहारा है। वहां जाना, माला प्रसाद लेके जाना, रखना, प्रणाम करना, भगवान को बोलना हे भगवान पास करा दो राम जी महाराज। क्योंकि चित्रांश सर जब पढ़ा रहे थे तब हम चैटिंग कर रहे थे कि हमें राम मंदिर जाना है। राम जी भी है ना, एक बार तो जो उनके पास वो धनुष बाण है ना, उससे तुम्हें ही पीटेंगे। बोले निकम्मे, पढ़ाई करने की जगह राम मंदिर जाना ही कर रहा था उस टाइम। ऐसे तो, ऐसे गुरु का अपमान तो वो भी सहन नहीं करेंगे। राम जी भी। चलो, फॉर प्रिंसेस, अगर हम राजकुमारों की बात करें, फ्रीडम मीन्स कंप्लीट सोवरेनिटी विच कैन बी वॉन ऑन द बैटलफील्ड। राजकुमारों की अगर आप बात करोगे तो संपूर्ण पूर्ण स्वराज, जो राजा महाराजा वाला काल था, वो वापस लाना चाहेंगे, जो उनके हिसाब से केवल तभी जीता जा सकता है जब वो बैटल फील्ड के अंदर लड़े, यानी कि युद्ध भूमि में
ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण स्वराज या पूर्ण शासन को। ठीक है, मैं कोई भला बुरा नहीं कह रहा हूं किसी के बारे में राज मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटी सी बात मैंने किसी के मुंह से सुनी थी, है ना, कि मैं हर वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करता हूं। आप चाहो तो मेरी इंस्टा आईडी देख लेना, उस पर मेरी पूजा करते हुए, मां सरस्वती की पूजा करते हुए फोटो होगी, रील भी होगी, एक आध में मैं मंत्र भी बोल रहा हूं, मां सरस्वती की प्रार्थना भी बोल रहा हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, 11th क्लास के बच्चों से, कि मैं वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करूं और साल भर किताबों के हाथ ना लगाऊं और फिर मां सरस्वती के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं कि हे मां सरस्वती, मैंने देखो पूजा करी थी ना आपकी, मैं तो आपकी पूजा करता हूं, हर वसंत पंचमी को करता हूं, आप मुझे पास करा दो। तो मां सरस्वती मुझसे रुष्ट ही होंगी कि बेटा मैंने तो तुझे कभी कहा ही नहीं कि मेरी पूजा कर, मैंने तो तुझे किताबें दी थी, पढ़, पूजा तुझे वहां करनी थी, मेहनत तुझे वहां करनी थी, लेकिन तूने मुश्किल रास्ता छोड़ करके आसान रास्ता चुना कि भाई केवल साल में एक बार पूजा कर लो, अपन पास हो जाएंगे। नहीं, प्रतिदिन साल में एक विद्यार्थी के रूप में आपको उन किताबों को पढ़ना है, और जितनी देर आप किताब पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ो, चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ो, आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बायो पढ़ो, आप जब भी आप किताब पढ़ रहे हो, आप मन में ये विश्वास रखो कि आप मां सरस्वती की पूजा ही कर रहे हो। वही वास्तविक पूजा है, असली पूजा तो वही है जो आप वहां बैठ के अपनी किताब के साथ कर रहे हो, क्योंकि कोई देव ऐसा नहीं चाहेगा कि बच्चा अपना कर्म ना करे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बिग लैंडलॉर्ड्स हैव ऑलवेज स्टूड विथ इंपीरियलिज्म। बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स किसको कहा जाएगा, तो बड़े बड़े जमींदार लोग जो हैं, बड़े बड़े जमींदार जो लोग हैं, वो हमेशा खड़े रहे हैं, किसके साथ खड़े रहे हैं, वो हमेशा इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद के साथ खड़े रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर बाय गेटिंग पॉलिटिकल पावर, और वे हमेशा से ये चाहते हैं कि वे बैलेंस कर सके पावर को, यानी कि पावर का संतुलन बनाए रखें। कैसे बनाए रखें, गेटिंग प्राप्त करके, पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक पावर प्राप्त करके, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके वे हमेशा पावर या शक्ति का बैलेंस बनाए रख सकें। नेशनलिज्म टू इंडस्ट्रियलिज्म, और नेशनलिज्म का अर्थ उद्योगपतियों के लिए क्या है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या है, मींस कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्लॉइट द कंट्रीज रिसोर्सेज टू बिल्ड अप देयर रिसोर्सेज। शानदार, कि वे पूरी तरीके से उन्हें एक स्वतंत्रता मिल जाए कि वो एक्सप्लॉइट कर सकें। क्या कर सकें, एक्सप्लॉइट कर सकें। मैं सीधी भाषा में कहूं तो वे बर्बाद कर सकें। क्या बर्बाद कर सकें, देश के रिसोर्सेज को, देश के संसाधनों को, देश के संसाधनों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकें, टू बिल्ड अप देयर रिसोर्सेज, ताकि वे अपने खुद के संसाधन जो है उनका निर्माण कर सकें। आज की तारीख में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उद्योगपतियों का बहुत राज है। अगर बहुत राज होता ना, तो मैं सच बताऊं, खेती किसानी करने के लिए आपके पास जमीन नहीं होती। जिस उद्योगपति को जिस जगह फैक्ट्री बनानी होती, चाहे वो जमीन उपजाऊ है, वो जाके फैक्ट्री बना लेता। अगर शासन भी पूरा उनका साथ देता तो आपके घर में 1 घंटे के लिए भी बिजली नहीं आती, क्योंकि सारी बिजली उद्योगपतियों को दे दी जाती कि भैया तुम तो मशीनें चलाओ मस्त और माल छापो, टेंशन फ्री रहो। आपकी सारी नदियां प्रदूषित हो चुकी होती, आपके पास पीने के लिए भूमिगत जल के अलावा कोई जल नहीं होता, आपके पास नदियों का पानी कभी नहीं होता, क्योंकि सारे उद्योगपति अपने उद्योगों का कचरा जो है वो नदियों में डाल देते हैं और आप उसमें से एक लोटा भी भर के नहीं पी पाते। तो उद्योगपति क्या चाहेंगे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए कि देश के संसाधनों को बर्बाद कर दें और अपने खुद के संसाधन, उनका संसाधन क्या, पैसा बाबू, पैसा बना ले बहुत सारा। फॉर डूइंग दिस, ये करने के लिए दे रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द कंट्री, और ये करने के लिए उन्हें पूरी तरीके से पूर्ण नियंत्रण चाहिए देश का। द इंडियन इंडस्ट्रीज हैज ग्रोन अप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंपीरियलिज्म, और भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, यानी भारतीय उद्योगपति जो हैं, वो ग्रोन अप हुए हैं, वो बड़े हैं किसमें, अंडर द प्रोटेक्शन, किसकी सुरक्षा में बड़े हैं,
किसकी सुरक्षा में बड़े हैं? इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद की सुरक्षा में ही वो पले बड़े हैं, इतने बड़े हुए हैं। इट इज कंप्लीटली एट इट्स मर्सी, यानी कि अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करोगे, उद्योगपतियों की बात करोगे, तो ये पूरी तरीके से अंग्रेजों की दया पर ही पले बड़े थे, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, राजनीतिक तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी। इट हैज नो अदर फॉरेन सपोर्ट, यानी कि इसे, अगर आप भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करोगे, इन्हें कोई भी फॉरेन सपोर्ट नहीं मिलता है, बाहरी कोई भी, विदेशों से कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आर अनेबल टू अपोज इंपीरियलिज्म। भारतीय उद्योगपति जो हैं वो पूरी तरीके से असमर्थ हैं, पूरी तरीके से क्या है? अनेबल हैं, असमर्थ हैं। किस चीज के? कि वह अपोज कर सकें, कि वह विरोध कर सकें इंपीरियलिज्म का, यानी साम्राज्यवाद का। दे वुड गेट सेटिस्फाइड विथ फैसिलिटीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वे अपने आप को संतुष्ट कर सके उन फैसिलिटीज से, उन लाभों से जो उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देते हैं, यानी कि आर्थिक विकास देते हैं। दे वुड सपोर्ट नेशनलिज्म ओनली व्हेन इट एम्स एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर। अब एक छोटी सी बात को समझना, ये दो ग्रुप हैं, ठीक है? एक ग्रुप जो है हमारा ऑलरेडी चल रहा है इंपीरियलिज्म का, और दूसरे की हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की। अब इंपीरियलिज्म वालों ने पूरी तरीके से जो उद्योगपति हैं उन्हें गोद में बिठा रखा है। बात समझ रहे हो? पूरी तरीके से उन्हें क्या कर रखा है? ऐसे करके गोदी में बिठा रखा, आओ बेटा मेरी गोदी में बैठे रहो। क्या चाहिए? मेरे यहाँ पे है ना 5,000 मजदूर काम करते हैं, आए दिन परेशान करते हैं, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। अभी 10 साल पहले ही तो बढ़ाई थी तनख्वाह, मैं नहीं बढ़ाऊंगा तनख्वाह, मत बढ़ा। कोई बात नहीं, तू खुश रहे, बस जितना तू कमा रहा है ना, हमें 40% दे रहा है ना, तू साल भर में जितना कमा रहा है उसका 40% हमें दे रहा है ना, तू मस्त रहे, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई तनख्वाह उनका नहीं बढ़ानी, 2% हमारा बढ़ा दे यार, 40 का 42 कर दे, मजदूरों को हम संभाल लेंगे। भेजी पुलिस, जहां पर मजदूर सारे आंदोलन कर रहे हैं, लगाए 2-2 डंडे, घर जाओ, काम करना है तो करो कल से, नहीं तो जाओ घर पे, चलो सब अंदर काम करो। 2% दिया उद्योगपति ने इंपीरियलिज्म को, उसका काम हो गया। साहब वो बिजली कम आ रही थी, बिजली, अरे रुक, अरे कहाँ भेज रहे हो बिजली? अरे वो साहब सरकारी स्कूलों में और गांवों में थोड़ी सी भेज रहे थे। अरे काटो वहां पे, क्या मुझे भाई को भेजो, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, इसको भेजो बिजली, ये इसकी बेचारे की मशीनें कैसे चलेगी, इसके पास बिजली नहीं होगी। हाँ ठीक है साहब भेजिए। तो एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा जो इंपीरियलिज्म की गोद में बैठा है, वह क्यों उतर करके नेशनलिज्म पे आना चाहेगा, जहां पर ये लोग कहते हैं कि पब्लिक पहले इंडस्ट्री बाद में। तो जो इसको फायदे, जो इसको लाभ मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, वो सारे ही लाभ बंद हो जाएंगे। तो जब तक इस इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां पर आकर के पावर पोजीशन नहीं मिलेगी, ये शक्ति में नहीं आएगा, ये पावर में नहीं आएगा कि गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके, तब तक वो इंपीरियलिज्म की गोद से उतरना भी नहीं चाहेगा। तो यहां पर यही बात कही गई है कि दे वुड सपोर्ट नेशनलिज्म, यानी वे राष्ट्रवाद को सपोर्ट कर सकते हैं ओनली व्हेन इट एम्स, अगर केवल राष्ट्रवाद लक्ष्य बनाए, एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर, कि उन्हें यानी उद्योगपतियों को ही पावर की सीट पर बिठाए। हियर इज द थर्ड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, और ये तीसरी ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ है, जहां पर नेशनल यूनिटी जो है वह खराब होती है। वो तीसरी चीज क्या है? फर्दर आगे, इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीसेंट, इंडिया जो है, भारत जो है, वह किसानों की भूमि है। इट इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, रेदर दिस एक्सप्लॉयटेशन इज कैरिड ऑन बाय ब्राउन और व्हाइट स्किन, और ये स्वतंत्रता चाहती है किससे? ये एक्सप्लॉयटेशन से, कि लोग गलत फायदा ना उठाएं, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन भूरे रंग के लोगों से आ रहा हो, चाहे सफेद रंग के लोगों से आ रहा हो। मतलब वह किससे आजादी चाहते हैं, किसकी बर्बादी, मतलब कौन आकर के उन पर अत्याचार ना करे, चाहे गोरी चमड़ी वाला हो वो भी अत्याचार ना करे, चाहे भूरी चमड़ी वाला हो वो भी अत्याचार ना करे। ठीक है, अगर आप भगत सिंह को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने कहा है कि भैया पता चला कि गोरे लोग चले गए, उसकी जगह भूरे लोग आके बैठ गए, और गरीब गरीब ही है, और किसानों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एज फॉर द मेथड ऑफ स्ट्रगल, और जहां तक हम बात करते हैं संघर्ष के तरीके की, पीसेंट्स हैव ऑलवेज नोन द डायरेक्ट मेथड,
किसान जो है वो डायरेक्ट मेथड को जानते हैं, सीधा तरीका। सच एक्शन इज एंड डेंजरस फॉर द फॉरेन अप्रेसर एज फॉर द नेटिव। और इस तरह का एक्शन जो है वह बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है विदेशी अत्याचार करने वालों पर भी, जैसे कि नेटिव यानी हमारे यहां के मूल भारत के रहने वाले लोगों पर जो बाकी लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। एक छोटी सी बात को समझना है कि भाई ये भी शायद विवादास्पद हो सकता है। छोटी सी गड़बड़ होने पर तलवार निकाल लेने वाले जो भारतीय लोग थे वो आज हर बात पर अपील, प्रार्थना, दलील, ये सारी चीजें करते हैं। ये विद द टाइम बीइंग भारतीयों को सिखाया गया है कि भाई एक सभ्य समाज में सब लोगों के साथ मिल करके कैसे रहा जाता है। उसके लिए हर प्रॉब्लम का सलूशन तलवार नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपको कोई बात कही कि बेटा मान जा, है चैटिंग के अंदर बदतमीजी मत कर, तो आपको नहीं मैं तो करूंगा, ठीक है, मैं तलवार निकालता हूं मैं मेरी, तो वैसे काम थोड़ी चलेगा यार। एक सभ्य समाज क्या इस तरीके से चल पाएगा कि छोटी छोटी बात के बेटा बदमाशी नहीं करनी हो आयुष, बदमाशी नहीं करनी आयुष, आयुष क्या नहीं मैं तो करूंगा बदमाशी, रुक मैं तलवार निकाल रहा हूं। तो बात बात पे तलवार निकालने से काम नहीं होता है ना। धीरे 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 इन चीजों को समझा गया कि भाई भारतीय जो है उन्होंने धीरे धीरे अपना जीवन जीने का रवैया चेंज किया, क्योंकि पीसेंट्स के लिए तो डायरेक्ट एक्शन सबसे बड़ी चीज थी कि भाई बात मानो नहीं तो लठ निकाल रहा हूं। तो वो ऐसे काम नहीं चलता है, राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं, देश, बड़े बड़े देश ऐसे नहीं चलते हैं बात बात पे लाठी निकालने से। वही चीज यहां पर कही गई है कि भैया अब अगर भारतीय लोगों का यही रवैया रहा कि बात बात पे उन्हें लाठी ही निकालनी है, तो अंग्रेज चले भी गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर शासन में आ भी गई तो भी किसानों की आदतें तो वही रहेगी कि कौन है, बोले साहब वो एमपी साहब हैं, वो मना कर रहे थे यहाँ रोड नहीं बनेगी। क्यों, जब वोट लेने आए थे तब तो कह रहे थे रोड बनेगी, नहीं अब वो मना कर दिया उन्होंने। निकाल लाठी, मना कैसे कर दिया रे बोल के गया था तभी तो वोट दिया उसको। ऐसा नहीं होता है ना। इट इज नेसेसरी फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, ये बहुत ही आवश्यक है राष्ट्रीय लाभ के लिए, दैट पीसेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेस्टिनी। कि भाई जो किसान लोग हैं वो जागरूक नहीं होने चाहिए, उन्हें कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, जागरूक नहीं होना चाहिए उनके इकोनॉमिक, उनके आर्थिक और उनके राजनीतिक भाग्य के लिए। लाइक द पीसेंट, जैसे कि किसान है, द वर्कर्स वेपन इज डायरेक्ट एक्शन, वैसे ही वर्कर्स जो होते हैं यानी कि मील इत्यादि में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो भी डायरेक्ट एक्शन में विश्वास रखते हैं। They must not become class conscious, उन्हें वर्ग से रिलेटेड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, so that national unity may be maintained, ताकि राष्ट्रीय एकता को बनाया जा सके या बनाए रखा जा सके। National unity means that lower classes should fight imperialism not to secure their own freedom, exploitation, but to enthrone the landed मैग्नेट्स। तो यहां पर क्या है, ये सीधी बात कही गई कि राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि लोअर क्लासेस जो हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, शुड फाइट इंपीरियलिज्म, उन्हें साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए, नॉट टू सिक्योर देयर फ्रीडम, इसलिए नहीं कि वे अपनी खुद की स्वतंत्रता को बनाए रख सकें, फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, बट टू एंथ्रोन द लैंडेड मैग्नेट्स, बल्कि जो बड़े साम्राज्यवादी अन्य लोग जो हैं उन्हें वो एंथ्रोन कर सके, यानी कि एंथ्रोन का मतलब होता है क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, सिंहासन पर बिठाना। यानी कि वे खुद के स्वतंत्रता की ना सोचे बल्कि दूसरे जो भारतीय लोग हैं, पीसेंट्स का मतलब होता है किसान बेटा, ठीक है, किसान। Thus national integration can be maintained only at the cost of मास कॉन्शियसनेस, और इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता जो है उसे केवल तभी मेंटेन किया जा सकता है जब हम कॉस्ट, एक कीमत चुकाएं। किस चीज की कीमत चुकानी है हमें, तो हमें कीमत चुकानी है मास कॉन्शियसनेस की, यानी कि बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर लोग जो हैं वो समझदार बने, तभी हम राष्ट्रीय एकता की बात कर सकते हैं। चलिए, चैप्टर के अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसे हम आज पढ़ रहे हैं, बाकी चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लग गया आज थोड़ा समझाने में, मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण 1902 to 79, 1902 में इनका जन्म हुआ था।
79 में इनकी मृत्यु हो गई थी, परमपद हो गया था। पॉपुलरली कॉल्ड लोकनायक, मुख्य रूप से इन्हें लोकनायक के रूप से जाना जाता था। वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर, एक बहुत ही शानदार लाजवाब नेता थे। एंड थिंकर्स, और विचारक थे। इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के। ही प्लेड एट मेजर रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। हिज स्ट्रगल कंटिन्यूड इवन आफ्टर द कंट्री अचीव्ड इंडिपेंडेंस, और इनका जो संघर्ष है वह जारी रहा, लगातार निरंतर रहा। भारत को स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद भी इनका जो स्ट्रगल था वो जारी रहा। ही प्लेड अ मेजर रोल इन द सोशलिस्ट एंड सर्वोदय मूवमेंट्स, और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी आंदोलन में, एक समाजवादी के तौर पर। एंड सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सभी लोगों का उदय हो इस मूवमेंट्स में। एंड फाइनली, और अंततः, इन द मूवमेंट अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज 1947, पॉपुलरली नोन एज जेपी मूवमेंट। और अंततः जो इनका मूवमेंट था जहां पर सिविल लिबर्टीज यानी कि आप कह सकते हो कि सभ्य जो स्वतंत्रताएं हैं उनको सप्रेस किया गया था, जिसे जो जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जयप्रकाश नारायण सेलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 2, यानी कि जो इन्होंने किताब लिखी है जिसके अंदर इनका सेलेक्टेड वर्क्स यानी कि चुनिंदा जो काम था वॉल्यूम 2 के अंदर जयप्रकाश नारायण, उसमें से भाग लिया गया है। जेपी एक्सप्लोर्स, यहां पर जेपी व्याख्या करते हैं, द चेंजिंग कॉनोटेशंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो यहां पर बदलते हुए विचारधारा के बारे में वो बताते हैं, राष्ट्र की विचारधारा कैसे बदल रही है, राष्ट्रीयता की विचारधारा कैसे बदल रही है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। द मीनिंग ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन हैवीली ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्टेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी कि अगर हम बात करें कि जो अर्थ है राष्ट्र और राष्ट्रीयता का, वो पूरी तरीके से निर्भर करता है उन परिस्थितियों पर जो कि स्टेट की है। स्टेट यानी कि आपके देश की अभी क्या परिस्थिति है और आपकी सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका जो समाज है उस समाज का क्या स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना कैसी है। हाउएवर, फिर भी इन अल्टीमेट एनालिसिस यानी कि हम बहुत अच्छी तरीके से भी अगर इसको समझने का प्रयास करें, इट मीन्स दैट द लोअर क्लासेस, द मासेस should fight imperialism not to secure their own freedom from exploitation but to enthrone the bourgeoisie and the landed magnates who themselves do not participate in that fight. In the place of imperial power, this unity can be maintained only at the cost of mass consciousness. तो वही बात जो अभी हमने पढ़ी, वापस वही बात पढ़ रहे हैं कि भाई लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो जो मास है, उन्हें राष्ट्रवाद से इसलिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, बल्कि उन्हें इसलिए लड़ना चाहिए ताकि बाकी के पहले से जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्हें शासन करने के लिए बिठाया जा सके। और themselves do not fight in the fight, जिन्होंने खुद ने कभी लड़ाई में हिस्सा लिया ही नहीं। इन द प्लेस ऑफ इंपीरियल पावर, और जो इंपीरियल यानी साम्राज्यवादी शक्ति थी उसकी जगह पर भारत के प्रसिद्ध लोगों को बिठा दिया जाए। दिस यूनिटी कैन बी मेंटेन्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शियसनेस, और इस यूनिटी, इस एकता को केवल एक ही तरीके से अचीव किया जा सकता है अगर मास कॉन्शियसनेस यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की विचारधारा या बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की विचारधारा को समाप्त कर दिया जाए, तभी इस तरह की यूनिटी को प्राप्त किया जा सकता है। तो भैया एक छोटी सी बात जो यहां पर लोग कहते हैं, है ना, पता नहीं ये वाक्य कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मैं कह देता हूं, मुझे लगता है आप लोग मुझे माफ कर दोगे। मैं गरीबी हटाने के लिए राजनीति में आया हूं, कहने वाला नेता 5 करोड़ के बंगले में रहने लग गया, लेकिन जिस गरीब की वो गरीबी हटाने आया था वो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। यहां पर ये जेपी नारायण सर जो है वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि भैया तुम युद्ध करो, लड़ाई करो, बहुत अच्छा स्ट्रगल करो, उनको हटा दो, अंग्रेजों को हटा दो सीट से और मुझे बिठा दो सीट पे। तो आप कहोगे कि साहब आपको बिठा तो देंगे सीट पे, हमारे लिए क्या? बोले तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हें बस लड़ाई करनी है, बिठा दो मुझे सीट पे, बाकी ऐश मैं करूंगा। तो जेपी नारायण सर यहाँ पे ऐसा कुछ कहना
चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय। टेक केयर।